मेरी शादी जिस आदमी से हुई थी उसने पहली रात मुझे पत्नी नहीं कैदी जैसा महसूस करवाया। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, इस घर में हर चीज नियम से चलेगी और तुम भी। मेरे हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी, लेकिन उस एक पल में ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी किसी और की मुट्ठी में चली गई हो। मैंने सोचा था शादी के बाद प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा, लेकिन उस रात मुझे एक काली डायरी पकड़ाई गई। ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, घर के नियम। मैं कुछ सेकंड उसे देखती रह गई। ये क्या है? मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी। वो पहली बार मेरी तरफ मुड़ा। सफ़ेद शर्ट की बाहें मोड़ी हुई थीं, आंखों में अजीब सा सन्नाटा और चेहरे पर ऐसा कंट्रोल जैसे उसे कभी गुस्सा आता ही ना हो। इसे पढ़ लो, उसने शांत आवाज में कहा, क्योंकि कल सुबह से गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मुझे उस वक्त लगा शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने मेरी तरफ देखकर कहा, और एक बात, इस घर में ऊंची आवाज में हंसना मुझे पसंद नहीं। मेरी उंगलियां डायरी पर कस गईं। बाहर लोग अभी भी शादी की खुशियों में लगे थे। नीचे से हंसी की आवाजें आ रही थी, लेकिन ऊपर उस कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अजनबी दुनिया में फंस गई हूँ। मैंने धीरे से डायरी खोली। पहला नियम, सुबह 5 बजे उठना अनिवार्य है। दूसरा, बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाना। तीसरा, फोन रात 10 बजे के बाद बंद रहेगा। चौथा, इस घर की बात बाहर नहीं जाएगी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये सब क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। डिसिप्लिन, उसने सिर्फ एक शब्द कहा, लेकिन मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। उसने तुरंत मेरी बात काट दी, और मैं बहस पसंद नहीं करता। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। उस रात मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मेरे सामने वही सवाल घूमता रहा, क्या मैंने सच में शादी की है या गलती से किसी जेल में आ गई हूँ। सुबह ठीक 5 बजे कमरे की लाइट जल गई। मैं डरकर उठ बैठी। वो पहले से तैयार था, ब्लैक ट्रैक सूट, हाथ में घड़ी और चेहरे पर वही सख्ती। 5:02। उसने घड़ी देखते हुए कहा, लेट। मैं कुछ समझ नहीं पाई। अभी तो नीचे 10 मिनट में आ जाओ। बस इतना कहकर वो चला गया। मैं जल्दी जल्दी नीचे पहुंची। पूरा घर शांत था। उसकी माँ सोफे पर बैठी थी, लेकिन उनके चेहरे पर भी वही अजीब सा डर था। उन्होंने मुझे देखा, हल्की मुस्कान दी, फिर धीरे से कहा, जल्दी आदत डाल लो बेटा, वरना मुश्किल होगी। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर बेचैनी और बढ़ गई। टेबल पर नाश्ता रखा था। मैं चुपचाप बैठ गई। तभी उसने सामने कुर्सी खींची। आज से तुम्हारा रूटीन शुरू होगा। रूटीन? हाँ, सुबह योगा, फिर घर का काम, फिर 2 घंटे पढ़ाई। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। पढ़ाई? तुमने शादी से पहले एमबीए अधूरी छोड़ी थी। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, उसे पूरा करोगी। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि ये बात मैंने उसे कभी बताई नहीं थी। आपको कैसे पता? उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा। मैं बिना जाने कोई फैसला नहीं लेता। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरा दिन उसके नियमों से निकल गया। किस समय खाना, किस समय फोन, किस समय आराम, सब तय था। और सबसे अजीब बात, घर में कोई उससे बहस नहीं करता था, ना उसकी माँ, ना छोटा भाई। यहाँ तक कि नौकर भी उसकी आवाज़ सुनते ही चुप हो जाते थे। रात को मैं कमरे में अकेली बैठी थी। दिल घुट रहा था। मैंने धीरे से अपनी सहेली नेहा को फ़ोन मिलाया। यार, मुझे कुछ अजीब लग रहा है यहाँ। मैं अभी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, फ़ोन रख दो। मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। वो दरवाजे पर खड़ा था। मैंने कहा था ना, उसने बेहद शांत आवाज में कहा, इस घर की बातें बाहर नहीं जाएंगी। मैं बस अपनी दोस्त से फोन। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने डरते हुए मोबाइल दे दिया। उसने फोन बंद किया, टेबल पर रखा, फिर मेरी तरफ झुककर धीमे से कहा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं चीजें 2 बार कहना पसंद नहीं करता। उस रात पहली बार मुझे उससे डर लगा, असल डर। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आदमी सिर्फ सख्त नहीं था, वो अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए बैठा था जो मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और वो राज मुझे शादी के सिर्फ
7 दिन बाद पता चलने वाला था। शादी के 7वें दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में सिर्फ नियम नहीं थे, कोई बहुत बड़ा सच भी छुपाया जा रहा था। और उस सुबह सब कुछ सामान्य था। वही 5 बजे उठना, वही सन्नाटा, वही घड़ी की टिक टिक और वही उसका ठंडा चेहरा। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार फोन देख रहा था। नाश्ते की टेबल पर भी उसने मुश्किल से 2 निवाले खाए। फिर अचानक कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ा हुआ और अपनी माँ से बोला, ऊपर वाला कमरा आज कोई नहीं खोलेगा। उसकी माँ का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। मुझे पहली बार उस ऊपर वाले कमरे के बारे में पता चला। मैंने सोचा शायद स्टोर रूम होगा, लेकिन जिस तरह सब डर गए थे उससे साफ था कि बात कुछ और है। पूरा दिन मेरे दिमाग में वही बात घूमती रही। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था जिसे खोलने से सब डरते थे। शाम को वो किसी काम से बाहर गया। जाते वक्त उसने हमेशा की तरह बस इतना कहा, मैं वापस आऊं तो तब तक घर से बाहर मत निकलना। दरवाज़ा बंद हुआ और पहली बार मुझे घर थोड़ा हल्का लगा। मैंने खिड़की से देखा, उसकी कार गेट से बाहर निकल चुकी थी। नीचे उसकी माँ पूजा कर रही थी। छोटा भाई अपने कमरे में था और मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, ऊपर वाला कमरा। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर जाते ही माहौल बदल गया। नीचे घर जितना साफ और व्यवस्थित था, ऊपर उतना ही सुनसान और ठंडा लग रहा था। आखिरी कोने में एक लकड़ी का दरवाज़ा था। बाकी पूरे घर की तरह चमकदार नहीं, पुराना और बाहर से बंद। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस दरवाजे के पीछे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने धीरे से हैंडल घुमाया। लॉक था। तभी पीछे से आवाज़ आई, भाभी वहाँ मत जाइए। मैं डर कर पलटी। उसका छोटा भाई आरव पीछे खड़ा था। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, डर था। क्यों? मैंने धीरे से पूछा। उसने तुरंत नज़रें झुका ली। भैया को पता चला तो बहुत गुस्सा होगा। लेकिन उस कमरे में है क्या? कुछ सेकंड वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ बातें ना जानना ही बेहतर होता है। ये कहकर वो नीचे भाग गया। लेकिन अब मेरी बेचैनी और बढ़ चुकी थी। रात को वो वापस आया तो हमेशा की तरह शांत था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब पता चल गया हो। खाना खाते वक्त उसने अचानक मेरी तरफ देखा और पूछा, आज ऊपर गई थी? मेरे हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा। ना नहीं। उसने कुछ सेकंड मेरी आंखों में देखा, इतना गहरा कि मुझे लगा वो झूठ पकड़ लेगा। फिर उसने धीरे से पानी का गिलास रखा और बोला, अच्छा है, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। उस रात मेरी नींद बार बार टूटती रही। करीब 2 बजे अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैं घबराकर उठ बैठी। आवाज़ ऊपर से आई थी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बिस्तर पर नहीं था। मेरा गला सूख गया। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। बाहर हल्की रोशनी आ रही थी। डर के बावजूद मैं धीरे धीरे बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में हल्की पीली रोशनी आ रही थी। मैं दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ी। ऊपर चढ़ते ही मेरी सांसें अटक गईं। वही बंद कमरा आज खुला हुआ था। अंदर से किसी आदमी की धीमी आवाज़ आ रही थी। मैं दरवाजे के पास पहुंची और हल्का सा अंदर झांका। अगले ही पल मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर दर्जनों फोटो लगी थी। हर फोटो में मैं थी, कहीं कॉलेज के बाहर, कहीं मार्केट में, कहीं अपनी सहेलियों के साथ। यहाँ तक कि एक फ़ोटो मेरे घर की बालकनी से ली गई थी। मेरी सांस रुक गई। ये तस्वीरें शादी से पहले की थी। मतलब वो मुझे पहले से देख रहा था, लेकिन क्यों? तभी अंदर उसकी आवाज़ सुनाई दी, अब वो यहीं रहेगी हमेशा। मैं डर के मारे पीछे हट गई। कमरे में वो अकेला नहीं था, कोई और भी था। मैंने दोबारा झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी अंदर रखी कांच की बोतल गिर गई। आवाज़ सुनते ही वो तुरंत दरवाजे की तरफ मुड़ा। हमारी आंखें मिली और उस पल पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन इतनी खतरनाक कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। उसने तेजी से दरवाज़ा बंद किया
और मेरी तरफ बढ़ा। मैंने तुम्हें ऊपर आने से मना किया था। वो बस मैं अंदर क्या देखा तुमने? अब उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ थी। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। कुछ नहीं। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। झूठ मत बोलो। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी नीचे से उसकी माँ की आवाज़ आई, बेटा। वो कुछ सेकंड रुका, फिर धीरे धीरे उसने मेरा हाथ छोड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब वो ठंडापन नहीं था, कुछ और था, जैसे कोई राज खुलने का डर। उस रात उसने मुझसे एक शब्द नहीं कहा, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो मेरा फ़ोन गायब था। कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक था और टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। अब तुम्हें सच जानने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नियम मानने की ज़रूरत है। उस चिट्ठी को पढ़ते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो सच में बाहर से लॉक था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर में बहू नहीं, कैदी बन चुकी हूँ। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। दरवाज़ा खोलिए, आखिर चाहते क्या हैं आप? लेकिन बाहर पूरी खामोशी थी। करीब 10 मिनट बाद लॉक खुला। वो सामने खड़ा था, हमेशा की तरह शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। उसकी इस सामान्य आवाज़ ने मुझे और डरा दिया। आप मुझे कमरे में बंद नहीं कर सकते, मैंने गुस्से में कहा। उसने बस एक सेकंड मेरी तरफ देखा। अगर तुम वो कमरा नहीं खोलती तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। वहाँ मेरी तस्वीरें क्यों थी? मेरी आवाज़ कांप रही थी। आप शादी से पहले मेरा पीछा कर रहे थे? कुछ पल वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हर सवाल का जवाब सही समय पर मिलेगा। मुझे अभी जवाब चाहिए। पहली बार मैं उस पर चिल्लाई थी। नीचे खड़ी उसकी माँ घबरा गई। आरव ने तुरंत नज़र झुका ली, लेकिन वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर धीरे से मेरे करीब आया और बोला, आवाज़ नीचे। उसकी आंखें इतनी ठंडी थी कि मेरा गुस्सा डर में बदल गया। पूरा दिन उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन अब मेरे अंदर भी डर के साथ जिद पैदा हो चुकी थी। मैं सच जानना चाहती थी। आखिर वो कौन था? उसने शादी से पहले मेरी जासूसी क्यों करवाई? और उस कमरे में कल रात कौन था? शाम को उसकी माँ मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में दूध का गिलास था। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और धीमे से बोली, तुम जितना कम पूछोगी उतना अच्छा रहेगा। मम्मी जी, आखिर सच क्या है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कुछ सेकंड मुझे देखा, फिर अचानक उनकी आंखें भर आई। डर हमें भी लगता है बेटा। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब? वो तुरंत संभल गई। कुछ नहीं, बस इतना समझ लो, आदित्य जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये कहकर वो जल्दी से बाहर चली गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, आदित्य, मेरा पति, जो हर पल मुझे कंट्रोल करता था, लेकिन खुद किसी और डर में भी जी रहा था। करीब 1 बजे अचानक मेरे कमरे की खिड़की पर हल्की सी आवाज़ आई। मैं डर गई। पर्दा हटाया तो नीचे गार्डन में कोई खड़ा था, काले कपड़े, चेहरा आधा ढका हुआ। उसने ऊपर देखकर धीरे से इशारा किया, नीचे आओ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन था? मैं कुछ सेकंड सोचती रही, फिर चुपके से कमरे से बाहर निकली। पूरे घर में सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे नीचे पहुंची और पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर गार्डन में चली गई। वो आदमी पेड़ के पास खड़ा था। जैसे ही मैं करीब पहुंची, उसने चेहरा ऊपर किया। मैं उसे देखकर दंग रह गई। वो वही आदमी था जिसे मैंने उस रात ऊपर वाले कमरे में देखा था। आप कौन हैं? मैंने घबराकर पूछा। उसने जल्दी से कहा, धीरे बोलो, अगर आदित्य को पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ तो बहुत बुरा होगा। आप उसे जानते हैं? उसने कड़वी हंसी हंसी, शायद जितना तुम सोच भी नहीं सकती। मेरा डर बढ़ता जा रहा था। सीधे सीधे बताइए, आखिर चल क्या रहा है? उसने जेब से एक पुरानी फ़ोटो निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। फ़ोटो देखते ही मेरी सांस अटक गई। उसमें आदित्य था, लेकिन उसके साथ जो लड़की खड़ी थी वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। वही चेहरा, वही आंखें, यहाँ तक कि मुस्कान भी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कौन है? आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, उसकी पत्नी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या?
तुम आदित्य की पहली पत्नी जैसी दिखती हो, उसने कहा, और यही वजह है कि उसने तुमसे शादी की। मुझे लगा जैसे दुनिया घूम गई हो, लेकिन उसकी पहली पत्नी कहाँ है? वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मर चुकी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कैसे? उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। यही तो राज है जो आदित्य किसी को नहीं जानने देना चाहते। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। आदमी का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वो आ गया, उसने फुसफुसाकर कहा। अगले ही पल गार्डन की लाइट जल उठी। मैं पलटकर देखने लगी और सामने आदित्य खड़ा था। उसके चेहरे पर इस बार गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और था। ऐसा खतरनाक सन्नाटा जिसे देखकर मेरी सांस रुक गई। उसने धीरे धीरे उस आदमी की तरफ देखा और बोला, मैंने तुम्हें शहर छोड़ने को कहा था। आदमी पीछे हटने लगा। आदित्य, मेरी बात सुनो। लेकिन आदित्य ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उसने बस मेरी तरफ देखा और शांत आवाज़ में कहा, ऊपर जाओ। लेकिन अभी उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि मेरे कदम खुद पे खुद पीछे हट गए। मैं डरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर देखा। आदित्य उस आदमी के बिल्कुल सामने खड़ा था और अगले ही पल उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। उस रात मेरे कमरे का दरवाज़ा फिर से लॉक कर दिया गया, लेकिन इस बार डर से ज़्यादा मेरे अंदर एक सवाल था। अगर उसकी पहली पत्नी सच में मर चुकी है, तो फिर ऊपर वाले कमरे में रोज़ रात किससे बातें होती थीं? पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार वही फोटो सामने आ रही थी। आदित्य की पहली पत्नी, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी ज़िंदगी पहले से लिख रखी हो और मैं बस वही कहानी दोहरा रही हूँ। सुबह दरवाज़ा खुला तो आदित्य हमेशा की तरह शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर पिछली रात का कोई असर नहीं था। नीचे आ जाओ, उसने बस इतना कहा। मैं उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतर रही थी, लेकिन पहली बार मेरे अंदर डर से ज़्यादा गुस्सा था। नीचे टेबल पर नाश्ता लगा था। उसकी माँ चुप थी। आरव भी सिर झुकाए बैठा था। घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे यहाँ कोई मर गया हो। मैंने कुर्सी खींची और सीधे आदित्य की तरफ देखा। आपकी पहली पत्नी कौन थी? मेरे सवाल से पूरा माहौल जम गया। उसकी माँ के हाथ से कप लगभग छूट गया। आरव ने डर कर आदित्य की तरफ देखा, लेकिन आदित्य बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसने धीरे से पानी पिया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम्हें ये सब किसने बताया? जवाब दीजिए। मेरी आवाज़ इस बार नहीं कांपी। कुछ सेकंड तक वो मुझे देखता रहा, फिर उसने प्लेट एक तरफ रख दी। उसका नाम नंदिनी था। पहली बार मैंने उसकी आवाज़ में हल्की कमज़ोरी महसूस की। और वो मर चुकी है। कैसे? मैंने तुरंत पूछा। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गई। कुछ बातें जितनी कम जानो उतना अच्छा। नहीं, अब मुझे सब जानना है, मैंने गुस्से में कहा। आपने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं उसकी तरह दिखती हूँ? उसकी माँ तुरंत बोली, बस करो बेटा। लेकिन मैं रुकने वाली नहीं थी। क्या मैं आपके लिए सिर्फ किसी मरी हुई लड़की की जगह लेने आई हूँ? अचानक आदित्य कुर्सी से उठा, इतनी तेजी से कि मैं डर गई। उसने दोनों हाथ टेबल पर रखे और मेरी तरफ झुककर बोला, तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। उसकी आंखों में पहली बार दर्द था, असली दर्द। पूरा कमरा कुछ सेकंड शांत रहा, फिर वो सीधा हुआ, कोट उठाया और बाहर चला गया। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि पूरा घर कांप गया। उसके जाते ही उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गए। मैंने धीरे से पूछा, आखिर हुआ क्या था? उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, नंदनी बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उस घर में एक रात सब बदल गया। कौन सी रात? उन्होंने डरते हुए ऊपर की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, जिस रात उसकी मौत हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आदित्य ने? मैं बात पूरी भी नहीं कर पाई, तभी उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसा कभी मत कहना। उनकी आवाज़ डर से कांप रही थी। आदित्य उससे बहुत प्यार करता था। तो फिर वो मरी कैसे? उनकी आंखें भर आईं। किसी को सच नहीं पता। इतना कहकर वो उठ गई, लेकिन मुझे साफ महसूस हो गया था कि वो कुछ छुपा रही है। उस दिन दोपहर में मैं अपने कमरे में थी।
कि अचानक अलमारी साफ करते वक्त मुझे एक छोटा सा लॉक्ड बॉक्स मिला। वो अलमारी के पीछे छुपाया गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बॉक्स खोला। अंदर कुछ पुराने खत, एक चांदी की पायल और एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, नंदिनी। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत पढ़ना शुरू किया। आज शादी को 3 महीने हो गए हैं। आदित्य मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखता है, जैसे वो किसी चीज़ से भाग रहा हो। मैं तेजी से पन्ने पलटने लगी। कल रात फिर वो ऊपर वाले कमरे में गया था। उसने मुझे वहाँ आने से मना किया है, लेकिन मुझे लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर आखिरी लिखा हुआ पन्ना आया। अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो समझ लेना वो हादसा नहीं था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैं घबराकर पलटी। आदित्य दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नज़र सीधे उस डायरी पर गई। कुछ सेकंड कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। ये तुम्हें कहाँ मिली? उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, लेकिन खतरनाक। मैंने डरते हुए डायरी पीछे छुपा ली। इसमें क्या सच लिखा है? वो अब बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। डायरी मुझे दे दो, पहले सच बताइए। पहली बार मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। उसका जबड़ा कस गया। तुम नहीं समझोगी तो समझाइए। मेरी आवाज़ ऊंची हो गई। अगले ही पल उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि डायरी नीचे गिर गई। कुछ पन्ने खुलकर फर्श पर फैल गए और तभी मेरी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उस फोटो में नंदिनी डरी हुई थी और उसके हाथ पर चोट के निशान थे। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, ये चोट किसने दी थी? आदित्य। उसने पहली बार नज़रें झुका लीं और उसी पल मुझे एहसास हो गया, इस घर में जो सच छुपा है वो मेरी सोच से कई ज़्यादा खतरनाक है। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि मेरी अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। फर्श पर बिखरे पन्नों के बीच वो फोटो पड़ी थी। नंदिनी की डरी हुई आंखें अब भी जैसे मुझसे मदद मांग रही थी। मैंने कांपते हुए दोबारा पूछा, ये चोट किसने दी थी? आदित्य कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। उसकी उंगलियां अब भी मेरे हाथ पर कसकर जमी थी। फिर उसने धीरे धीरे पकड़ छोड़ी और पीछे हट गया। पहली बार उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी, सिर्फ थकान थी। हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। तो सच क्या है? मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। क्या आपने नंदिनी को मारा था? ये सुनते ही उसकी आंखें अचानक ऊपर उठी। बस। उसकी आवाज़ भारी हो गई। एक शब्द और नहीं। क्यों? क्योंकि सच सुनने से आपको डर लगता है? मैं अब रुक नहीं पा रही थी। पहले उसकी जासूसी की, फिर उससे शादी की और फिर चुप। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि मैं कांप गई। बाहर खड़ी उसकी माँ भी घबराकर कमरे की तरफ देखने लगी। आदित्य ने दोनों हाथ सिर पर रखे और कुछ सेकंड आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं सच में इतना बुरा होता तो आज तुम यहाँ खड़ी नहीं होती। ये धमकी है? मैंने डरते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में गुस्से से ज़्यादा दर्द था। धमकी नहीं, सच। वो झुककर फर्श से नंदिनी की डायरी उठाने लगा। तभी एक मुड़ा हुआ कागज़ नीचे गिरा। मैं उससे पहले झट से आगे बढ़ी और वो कागज़ उठा लिया। आदित्य का चेहरा एकदम बदल गया। वो मुझे दो। उसकी आवाज़ में पहली बार घबराहट थी। मैंने कांपते हाथों से कागज़ खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ऊपर वाले कमरे में सच छुपा है, लेकिन उससे भी बड़ा सच बेसमेंट में है। मेरी सांस अटक गई। बेसमेंट? मैंने धीरे से कहा। आदित्य तुरंत मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार मैं पीछे हट गई। इस घर में बेसमेंट भी है? वो कुछ सेकंड मुझे घूरता रहा, फिर बेहद धीमी आवाज़ में बोला, तुम जितना अंदर जाओगी उतना वापस निकलना मुश्किल होगा। अब मुझे डर नहीं लग रहा, मैंने कहा। हालांकि मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मुझे सिर्फ सच जानना है। वो अचानक हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी बिल्कुल अजीब थी, टूटी हुई। सच? उसने धीरे से कहा। लोग हमेशा सच जानना चाहते हैं, जब तक सच उन्हें तोड़ ना दे।
उस रात घर में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। डिनर टेबल पर बस चम्मचों की आवाज़ थी, लेकिन मुझे बार बार वही लाइन याद आ रही थी, बेसमेंट में सच छुपा है। मैंने पूरे घर पर ध्यान देना शुरू किया। आखिर इतने बड़े घर में बेसमेंट रास्ता कहाँ से हो सकता है। रात करीब 12 बजे सब अपने कमरे में चले गए। मैंने इंतज़ार किया। 1 बजे के आसपास अचानक नीचे से हल्की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ घसीट रहा हो। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। नीचे हॉल की लाइट बंद थी, लेकिन स्टोर रूम के पास हल्की रोशनी दिख रही थी। मैं दबे पांव नीचे उतरी। आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी। स्टोर रूम का दरवाज़ा आधा खुला था। मैं धीरे से अंदर गई और अगले ही पल मेरी सांस रुक गई। कमरे की फर्श पर रखा बड़ा कालीन हटाया हुआ था और नीचे लोहे का एक दरवाज़ा था। बेसमेंट दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मेरे हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे हो चुके थे। दिमाग बार बार कह रहा था, वापस चली जाओ, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकती थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा और खोला। नीचे जाती संकरी सीढ़ियाँ थीं। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। नीचे पहुँचते ही एक अजीब सी गंध आई, पुरानी नमी और दवाइयों जैसी। फिर मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बेसमेंट किसी स्टोर रूम जैसा नहीं था। वहाँ दीवारों पर कैमरे लगे थे, दर्जनों फाइल थी और बीच में एक बड़ा स्क्रीन। स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, किसी सड़क की, किसी कॉलेज की, किसी घर की बालकनी की। और उन वीडियो में बार बार सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था, मेरा। मेरे कॉलेज के बाहर, मेरी पुरानी नौकरी के ऑफिस के पास, यहाँ तक कि मेरे घर के सामने वाली दुकान तक। मेरे हाथ कांपने लगे। आदित्य सालों से मुझ पर नज़र रख रहा था। तभी पीछे से किसी की धीमी आवाज़ आई, मैंने कहा था ना, यहाँ मत आना। मैं डरकर पलटी। आदित्य सीढ़ियों पर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक पुरानी वीडियो टेप। और उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे वो खुद से उस टेप को देखने से डरता हो। उसने धीरे से कहा, अगर ये देख ली तो शायद तुम मुझसे हमेशा के लिए नफरत करने लगोगी। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। बेसमेंट की ठंडी हवा में आदित्य की आवाज़ और भी भारी लग रही थी। वो सीढ़ियों पर खड़ा था, हाथ में पुरानी वीडियो टेप और आंखों में ऐसा डर जो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। अगर ये देख ली तो शायद तुम मुझसे हमेशा के लिए नफरत करने लगोगी, उसने धीरे से कहा। मैं कुछ सेकंड उसे देखती रही। मेरे दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे, लेकिन अब डर से ज़्यादा सच जानने की जिद थी। मुझे देखनी है। मेरी आवाज़ धीमी थी, लेकिन साफ। आदित्य ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो यही जवाब सुनने से डर रहा था। फिर वो धीरे धीरे नीचे आया और टेप पुराने प्लेयर में लगा दी। स्क्रीन कुछ सेकंड तक ब्लैक रही, फिर रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तारीख देखकर मेरी सांस अटक गई। वही दिन जिस रात नंदनी मरी थी। वीडियो घर के ऊपर वाले कमरे की थी। कैमरा कमरे के कोने में लगा था। नंदनी बार बार कमरे में चक्कर लगा रही थी। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। कुछ देर बाद वीडियो में आदित्य अंदर आया। मैं स्क्रीन पर उसकी तरफ देखने लगी। अब सच पता चलेगा। मेरे अंदर बस यही चल रहा था। वीडियो में आदित्य ने नंदनी का हाथ पकड़ा, लेकिन वो तुरंत पीछे हट गई। वो चिल्ला रही थी, कुछ कह रही थी, लेकिन आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। फिर अचानक वीडियो में एक तीसरा आदमी दिखा। मेरा दिल धड़कना भूल गया। वही आदमी जो उस रात गार्डन में मुझसे मिलने आया था। नंदनी उसे देखकर और डर गई। वो आदमी बार बार आदित्य से कुछ कह रहा था। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। फिर अचानक स्क्रीन हिलने लगी, जैसे कैमरा गिर गया हो। आवाज़ें तेज हो गईं। नंदनी चीखी और अगले ही पल वीडियो ब्लैक हो गई। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ? मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, जब तक मैं कैमरा उठाता, नंदनी छत से नीचे गिर चुकी थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या उसकी मौत हादसा थी? उसने कहा, लेकिन किसी ने उसे हादसा बनने पर मजबूर किया। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। किसने? आदित्य की आंखें धीरे धीरे ऊपर उठी। विक्रम ने। मेरा दिल धड़क उठा। वही आदमी? उसने सिर हिला दिया।
वो मेरा बिजनेस पार्टनर था और नंदिनी को ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन क्यों? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उसने हमारे घर के सारे सीक्रेट जान लिए थे। पूरा बेसमेंट अचानक और भारी लगने लगा। कौन से सीक्रेट? मैंने धीरे से पूछा। आदित्य ने स्क्रीन बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मेरे पिता इस शहर के बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन बाहर जितने सम्मानित दिखते थे, अंदर उतने ही खतरनाक थे। मेरी सांस रुक गई। उन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। गैर कानूनी काम, धमकियाँ, यहाँ तक कि वो कुछ सेकंड रुका, मर्डर। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। और विक्रम को ये सब पता चल गया था? हाँ, आदित्य ने कहा। वो उन्हीं सबूतों के दम पर हमें ब्लैकमेल कर रहा था। नंदिनी को कैसे पता चला? गलती से उसकी आवाज़ टूट गई और उस रात वो विक्रम से मिलने ऊपर गई थी ताकि सब खत्म कर सके। कमरे में कुछ पल सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर मैंने धीरे से पूछा, तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आदित्य ने पहली बार मेरी आंखों में सीधे देखा, क्योंकि पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे लगा नंदिनी वापस आ गई है। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी उठी। तो मैं सिर्फ उसकी जगह लेने आई थी? नहीं, उसने तुरंत कहा। शुरुआत शायद गलत थी, लेकिन बाद में सब बदल गया। उसकी आवाज़ पहली बार सच में कमज़ोर लगी। मैं तुम्हें खोने से डरने लगा था। मैं चुप रही, क्योंकि पहली बार मुझे उसके अंदर वो इंसान दिख रहा था जो सालों से डर, पछतावे और अकेलेपन में जी रहा था। तभी अचानक ऊपर से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। हम दोनों चौंक गए। अगले ही पल आरव की चीख सुनाई दी, भैया! आदित्य तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। मैं भी उसके पीछे दौड़ी। ऊपर पहुंचते ही पूरा घर अस्त व्यस्त था। कांच टूटा हुआ था, दरवाज़ा खुला था और उसकी माँ रो रही थी। वो वापस आ गया, उन्होंने कांपते हुए कहा। आदित्य का चेहरा एकदम बदल गया। कौन? लेकिन जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। तभी पीछे से धीमी ताली बजने की आवाज़ आई। हम सब पलटे। दरवाजे पर विक्रम खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल थी और चेहरे पर मुस्कान। इतने साल बाद भी तुम सच छुपा नहीं पाए, आदित्य, उसने हंसते हुए कहा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। विक्रम ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। और तुम? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हें देखकर तो सच में लगा था कि नंदिनी वापस आ गई है। घर के अंदर ऐसा सन्नाटा फैल गया था कि विक्रम की धीमी हंसी भी डरावनी लग रही थी। उसके हाथ में पिस्तौल थी और आदित्य उसके सामने बिल्कुल स्थिर खड़ा था। लेकिन मैंने पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा देखा। असली गुस्सा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आदित्य ने भारी आवाज में कहा। विक्रम मुस्काया। हिम्मत? उसने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा। इतने साल तक तुम्हारे परिवार के राज छुपाए, बदले में क्या मिला? धोखा? उसकी नज़र मेरी तरफ गई। लेकिन मानना पड़ेगा, नई पत्नी चुनने में तुम गलती नहीं की, बिल्कुल नंदिनी जैसी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आदित्य तुरंत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उससे दूर रहो। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा खतरनाक थी। विक्रम ने हंसते हुए पिस्तौल घुमाए। तुम अब भी खुद को हीरो समझते हो? फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। सच बताओगे या मैं बताऊं? आदित्य चुप रहा। तभी विक्रम ने मेरी तरफ देखकर कहा, जिस रात नन्ही मरी थी, उस रात वो अकेली नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? मैंने धीरे से पूछा। विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे सब पता चल गया था। आदित्य के पिता के सारे गैर कानूनी काम, पैसे, धमकियां, सब। उसकी माँ रोने लगी। बस करो। लेकिन विक्रम नहीं रुका। वो पुलिस के पास जाना चाहती थी। लेकिन आदित्य, उसने जानबूझकर रुककर मेरी तरफ देखा। आदित्य अपने परिवार को बचाना चाहता था। मैंने कांपती नज़रों से आदित्य की तरफ देखा। क्या ये सच है? कुछ सेकंड तक वो कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से सिर झुका लिया। मेरे अंदर कुछ टूट गया। उस रात मैं सिर्फ उसे रोकना चाहता था। आदित्य की आवाज़ भारी थी। मैंने उसे बंद कमरे में रखा ताकि सुबह तक उसे समझा सकूं। मेरी सांस अटक गई। आपने उसे बंद किया था? उसकी आंखों में पछतावा साफ था, लेकिन वो बहुत डर गई थी। उसने भागने की कोशिश की और उसकी आवाज़ टूट गई। वो छत से गिर गई।
पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तो उसकी मौत की वजह आप थे? आदित्य ने तुरंत मेरी तरफ देखा। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। उसकी आवाज़ दर्द से कांप रही थी। लेकिन हाँ, अगर मैंने उसे रोका ना होता तो शायद वो आज जिंदा होती। विक्रम धीरे धीरे ताली बजाने लगा। वाह, आखिर सच बाहर आ ही गया। फिर उसका चेहरा अचानक बदल गया। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उसने जेब से एक छोटी पेन ड्राइव निकाली। इसमें तुम्हारे पिता के सारे सबूत हैं और अब ये पुलिस तक जाएंगे। आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें क्या चाहिए? विक्रम मुस्कुराया। पैसा नहीं, बदला। अगले ही पल उसने पिस्तौल सीधे आदित्य पर तान दी। उसकी माँ चीख पड़ी। आरव डरकर पीछे हट गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था अगले ही सेकंड सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आदित्य अचानक मेरी तरफ मुड़ा और मुझे जोर से पीछे धक्का दे दिया। उसी पल गोली चल गई। पूरा घर गूंज उठा। मेरी चीख निकल गई। आदित्य लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सफ़ेद शर्ट पर खून फैलने लगा। आदित्य! मैं भागकर उसके पास पहुंची। विक्रम भी कुछ सेकंड के लिए घबरा गया था। शायद उसने सोचा नहीं था कि आदित्य गोली अपने ऊपर ले लेगा। तभी बाहर पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी। विक्रम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आदित्य दर्द में भी हल्का सा मुस्कुराया। मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। विक्रम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाहर से पुलिस अंदर घुस चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसे पकड़ लिया गया। घर के अंदर अब सिर्फ मेरी रोने की आवाज़ थी। मैंने आदित्य का सिर अपनी गोद में रखा। उसकी सांसें टूट रही थी। तुम ठीक हो ना? उसने मुश्किल से पूछा। मेरी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। आपने ऐसा क्यों किया? उसने बहुत धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, क्योंकि इस बार मैं किसी को खोना नहीं चाहता था। मेरा दिल जैसे रुक गया। पहली बार उसकी आवाज़ में डर नहीं था, सिर्फ प्यार था, असली प्यार। एम्बुलेंस आने तक उसकी हालत और ख़राब हो चुकी थी। मैं लगातार उसका हाथ पकड़े रही। अस्पताल पहुंचते ही उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वो 3 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे 3 घंटे थे। उसकी माँ लगातार रो रही थी। आरव चुप बैठा था और मैं बस एक ही बात सोच रही थी, क्या मैंने उसे कभी सच में समझा ही नहीं? सुबह करीब 5 बजे डॉक्टर बाहर आए। हम सब तुरंत खड़े हो गए। डॉक्टर ने मास्क हटाया और हल्की मुस्कान दी। अब खतरे से बाहर है। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। 2 महीने बाद उस घर में अब पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। ऊपर वाला कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। बेसमेंट के सारे कैमरे और फाइलें पुलिस ले गई थी। आदित्य पहले जैसा सख्त नहीं रहा। वो अब भी कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो पहले था। एक शाम मैं बालकनी में खड़ी थी जब वो धीरे से मेरे पास आया। कुछ सेकंड हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन अब कोई छूट नहीं होगा। उसने पहली बार बिना डर, बिना सख्ती मेरा हाथ पकड़ा और उस पल मुझे एहसास हुआ, कभी कभी कुछ लोग बुरे नहीं होते, बस अपने अतीत के अंधेरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता चलता कि वो दूसरों की ज़िंदगी भी अंधेरी कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ रिश्ते प्यार से नहीं, डर और राज से टूटते हैं, और जब सच छुपाया जाता है तो उसका अंधेरा सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।